2500 साल पहले, 2400 साल पहले, जब चंद्रगुप्त का राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये वर्तमान भारत भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, पाकिस्तान भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, बांग्लादेश भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, लंका भी था, और इनफैक्ट यूरोप का काफी बड़ा पार्ट था। अलेक्जेंडर को उन्होंने हराया था, बेटी से शादी कर लिया था उसने, मतलब बेटी से अपनी शादी किया था, उसको जाके वहां तक राज्य था। आचार्य चाणक्य ने जो सबसे पहला काम किया था, क्योंकि गुरु वही थे, उन्हीं के डायरेक्शन पे चंद्रगुप्त काम करते थे, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला कि इतने सारे यहां पे लैंग्वेज अलग अलग हो रही है, इतना बड़ा भारत है, इस भारत को अगर तुम्हें यूनाइट करके रखना है, इंटीग्रेट करके रखना है, तो तुम इस भारत में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करो। सबसे पहले तुम कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करो। और कॉमन एजुकेशन सिस्टम उसके पहले भी था। राजा दशरथ और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो बैचमेट थे। दशरथ जी और सुमंत उनका नाम है, जो उनके मंत्री थे, मुख्यमंत्री उनके, क्या नाम था उनका? सुमंत। दोनों बैचमेट थे, दोनों अलग अलग वर्ण के थे। दशरथ जी क्षत्रिय थे, सुमंत जी दलित परिवार के थे, लेकिन दोनों बैचमेट थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसको समझिए। एक साथ पढ़ते थे। राम और हमारे प्रयाग के निषाद राज, दोनों अलग अलग वर्ण के थे। राम भगवान क्षत्रिय थे, निषाद राज दलित परिवार के थे, दोनों बैचमेट थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम था। राम के समय में भी था, चंद्रगुप्त के भी समय में था। स्टार्ट हुआ जो पूरा सिस्टम, वो मुगलों से शुरू हुआ। भाषाएं हमारी अलग थी। कर्नाटक के लोग अपनी कन्नड़ बोलते थे, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते थे, गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे, लेकिन हमारा सिलेबस और करिकुलम 1000 साल पहले कॉमन था, एक समान था। बच्चा मंत्री का हो या संतरी का हो, गरीब को हो या अमीर का हो, राजा का हो या रंग का हो, ब्राह्मण का हो या क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो या दलित का हो, सिलेबस और करिकुलम कॉमन था। यह हमारे देश का बेसिक फीचर था, यह हमारे देश की बेसिक सभ्यता थी। और आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आप अपने घर में यूनिटी और इंटीग्रेशन चाहते हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों को आप अलग अलग स्कूल में पढ़ाइए, जिन चारों स्कूलों का सिलेबस अलग अलग हो, आपके चारों बेटों में ही यूनिटी नहीं हो सकती, आपके चारों बेटों में ही इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। आप एक बच्चे की ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां 10,000 रुपए फीस हो, अलग सिलेबस हो, जहां दूसरे को पढ़ाइए जहां 5,000 रुपए फीस हो, अलग सिलेबस हो, तीसरे को 2,000 रुपए फीस में अलग सिलेबस हो, और चौथे को नगर निगम में डाल दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी में डाल दीजिए जहां 200 रुपए फीस हो। अगर आपको परिणाम देखना है अलग अलग सिलेबस और करिकुलम का, अपने घर में ट्राई कर लीजिए। मैं तो चाहता हूं इस देश के सांसद विधायक मंत्री एक बार अपने घर में ट्राई करके देख लें कि डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट स्टैंडर्ड का एजुकेशन का फर्क क्या होता है। परिवार एक नहीं हो सकता, देश एक कैसे हो जाएगा। इसलिए भारत को अगर यूनाइट करना है, भारत को इंटीग्रेट करना है, तो यूसीसी पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, अभी सुबह ही कर चुका हूं। इसलिए वन नेशन वन सिविल कोड से भी ज्यादा जो जरूरी है वो वन नेशन वन एजुकेशन कोड है। और बहुत डुएबल है, प्रैक्टिकल है और चल भी रहा है। भारत में केंद्रीय विद्यालय चलता है, सबको पता होगा, केवीएस। सिलेबस एक है कि अलग अलग बताइए? कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक सिलेबस एक। तो डुएबल है, प्रैक्टिकल है। जितने आपके नवोदय स्कूल चलते हैं, वन नेशन वन सिलेबस उसमें है। केंद्रीय विद्यालय में वन नेशन वन सिलेबस है। हमारे पास एक कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE। अगर उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या हो जाएगा? राइट टू
इक्वल एजुकेशन, यही हो जाएगा। RTE का RT डबल ही हो जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू इक्वल एजुकेशन में जैसे हमारे पास GST काउंसिल है, उसी पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी। एजुकेशन काउंसिल क्या क्या, जैसे GST काउंसिल क्या करती है, GST काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने के बाद इसकी GST काउंसिल की बैठक होती है और वो तय करते हैं किस सामान पे कितना GST लगाना है। वैसे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके चेयरमैन, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, और ये बैठ के हर 1 महीने पे एक्सपर्ट बॉडी बना लेंगे और ये तय कर लेंगे, एक्सपर्ट बॉडी ये तय कर लेगी फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना, किसमें क्या पढ़ाना। और आप सारे लोग यहां पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। हो सकता है। आप जो भी बोलिए जोर से बोलिए, आपका वीडियो 2 से 3 करोड़ लोग तक जाएगा। आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए, मेरे साथी रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 करोड़ तक HSR मंथन का ये कार्यक्रम 3 करोड़ लोगों तक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिजिक्स में 1 नेशन 1 सिलेबस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मैथ्स का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। संस्कृत का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इंग्लिश का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हिंदी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो बचा क्या? हिस्ट्री बची, ज्योग्राफी बची और सोशल साइंस कह सकते हैं। तो ठीक है, एक काम करो, GST काउंसिल की तर्ज पे एजुकेशन काउंसिल बनाओ, 7 किताबें कॉमन कर दो, 3 किताबें राज्यों पे छोड़ दो, वो अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे, लोकल हिस्ट्री नहीं, एक तो सेंट्रल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, अदरवाइज महाराणा प्रताप को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, लक्ष्मीबाई को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, अहिल्याबाई होलकर को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाया क्या जाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस। कोई काम है मर्चेंट ऑफ वेनिस का? मर्चेंट ऑफ वेनिस ही है ना, क्या कहते हैं उसको? ICSE बोर्ड वाले पढ़ाते हैं। हाँ, जूलियस सीजर, कोई काम है उसका क्या भारत में? कोई भारत से लेना देना है क्या? हमारे इतने बड़े बड़े राजा, एक से बढ़कर एक राजा, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बड़ा बलिदान किया। वो महाराष्ट्र वाले, क्या नाम था उनका, शिवाजी महाराज के जो नीचे उनके सेनापति तानाजी, जो 15 घंटे सूर्य नमस्कार करते थे। अरे उनको पढ़ाओ तो बच्चों को समझ में आएगा सूर्य नमस्कार से पावर कैसी आती है। यहां तो 15 मिनट हमारे बच्चे सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, आधों को तो पता ही नहीं सूर्य नमस्कार होता क्या है। तो हमारे यहां पढ़ाने के लिए इतने महान लोग हैं, पढ़ाने के लिए हर फील्ड में महान लोग हैं, एजुकेशन के फील्ड में, पावर की फील्ड में, धनुष के फील्ड में, भाला की फील्ड में, गदा की फील्ड में, सब हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और हम पढ़ा क्या रहे? जूलियस सीजर और मर्चेंट ऑफ, कोई लेना देना नहीं। तो 7 किताबें कॉमन हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। 2-3 किताब राज्यों को दे दीजिए। कर्नाटक वाली अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, तमिलनाडु वाले अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें। तो 1 नेशन 1 सिलेबस लागू होने का फायदा यह होगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाषा की दिक्कत, हाँ ठीक है, एक काम करिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़ाएंगे, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ाएंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ाएंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ लेंगे। इसमें दिक्कत कहां है? आजकल जो विदेशी भाषा में पढ़ रहे हैं उससे अच्छा स्वदेशी भाषा में पढ़ेंगे। आजकल पूरा इंडिया विदेशी भाषा में पढ़ रहा है। कर्नाटक वालों को कन्नड़ आती है, उसके बाद दूसरी भाषा नहीं आती, सीधे इंग्लिश ही आती है। और भोजन में भी यही है, होटल में जाओ तो या तो साउथ इंडियन भोजन है, उसके बाद सीधे फ्रेंच, चाइनीज भोजन भी या तो अपना लोकल करेंगे, नहीं सीधे विदेश वाला करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ बिहार वाले थोड़ा कर्नाटक वाला खा लें, बंगाल वाले थोड़ा तमिलनाडु वाले खा लें। हमारे यहाँ इतने भोजन की व्यवस्था है कि फ्रेंच फ्राई और क्या बोलते हैं चाइनीज, पता नहीं वो जो भी है चीजें, हाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे अपने भारत वाला तो खा लो। तो ऐसे ही हमारे यहाँ
कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम संभव है। पहले था, राम के समय में था, चंद्रगुप्त के समय में था, डुएबल है, इंप्लीमेंटेबल है, और इससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। जब मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब एक होगी, तब वास्तव में यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। जब क्लर्क के बच्चे की किताब और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। जब लेबर की बच्चे की किताब, लेबर मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी इंटीग्रेशन आएगा। जब टीचर के बच्चे की किताब और एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी इंटीग्रेशन होगा। और जब बेंगलोर के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब और कलकत्ता के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। और इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है